नमस्कार बच्चों। कल हमने कृतिका किताब का पाठ 2 पढ़ा था, जो अभी अधूरा है। पेज 16 से आज पढ़ेंगे। और मृदुला गर्ग लेखिका हैं इसकी। अब ये आगे क्या कहना चाहती हैं, सुनिए आगे पेज 16। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। दादी ऐसे बोलती थी कि हम हाथी से बैल नहीं खेत हल नहीं जुतवाते, हमारे पास बैल हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था कि इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाहती हैं दादी। मुझे बचपन में ही समझ आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे, मीन्स तैयार रहते थे, हमें इतने लाड प्यार से रखते थे, हमारी परवरिश के लिए तैयार रहते थे। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी, जो आदमी होते, औरतें ही नहीं, जो घर के आदमी होते थे, मर्द जात थी, पिताजी ताऊजी जो भी थे, वो सब भी हमारी बहुत केयर करते थे, देखभाल करते थे, अच्छे से परवरिश करते थे। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। ऐसा नहीं है कि माँ को आज़ादी का जुनून नहीं था, वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थीं। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिस तिस से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, न उन्होंने कभी हमें लाड किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। हमें कुछ नहीं सिखाया उन्होंने। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। अरुचि मीन्स उनकी इच्छा ही नहीं थी, किसी काम की रुचि नहीं थी। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थीं। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उनमें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी, ऐसे केयर भी नहीं करती थी, परिवार की देखभाल भी नहीं करती थी। तो साहबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में 2 कारण आए। एक तो वो साहब के खानदान से थी, उसके अलावा उसके अतिरिक्त 2 कारण, वे कभी झूठ नहीं बोलती थीं और वे एक ही गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। एक की गोपनीय बात मीन्स अगर कोई एक अपने मन की बात उनसे शेयर करे, उनसे साझी करे, तो वो बात किसी और को नहीं बताती थी। उनकी बात सुनकर किसी और के सामने चुगली नहीं करती थी, मजाक भी नहीं उड़ाती थी और कभी झूठ नहीं बोलती थी। ये 2 गुण उनमें थे। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। वो झूठ नहीं बोलती थी तो घर वाले प्यार करते थे, आदर इज्जत देते थे, और इधर की बातें उधर नहीं बताती थी तो बाहर वालों की अच्छी दोस्त थी। वो दोस्त वे हमारी भी थीं। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों न हो। पूछते ही नहीं थे एक दूसरे से। और माँ यह जानने को बेहाल हों कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी कि अपनी मर्जी से, अपने अपने स्वाभिमान से जिए, कोई किसी पर अपनी हुकूमत नहीं चलाता था। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए, लेखन कार्य में आ गए। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती,
पर अपनी एक परदादी भी थीं जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक़ था। उन्हें भी थोड़ा सा लाइन से हटके, जो पुराने चले आ रहे हैं उनसे थोड़ा हटके चलने का शौक़ था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर आजकल क्या हमेशा से ही लड़के मांगते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा पहली लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली कि भाई ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थीं, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादी जी की भी बहनें मौजूद थीं। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रहीं। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, कि वो भगवान की सच्चे मन से पूजा करती हैं और उनकी बात पूरी होती है। बेतार का तार, जो तार दिखाई नहीं देता था लेकिन दिल से दिल भगवान से जुड़ा हुआ था। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। तथास्तु बजता मीन्स कि वो भगवान की यहाँ पूजा करती, अपनी मन्नत मांगती और उधर भगवान आशीर्वाद दे देते। तथास्तु, तथास्तु मीन्स ऐसा ही होगा, कि जैसा आप मांग रही हैं ऐसा ही होगा। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। उन्हें भी कोई अंदाज़ा नहीं था कि माँ जी क्या सोचेंगी। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुश नसीबी भी हाथ आई थी। दीदार मीन्स उसको देखने की। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नुकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात के में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगा मना रही थी। रत जगा मीन्स रात में जाग रही थी और अपना गाना बजाना कर रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर न हुई। सेंध लगाना मीन्स ऐसे पीछे से दीवार को तोड़ लेते हैं, होल बना देते हैं, उसमें छेद बना देते हैं इतना बड़ा कि जिसमें से एक आदमी प्रवेश कर जाए अंदर, तो वो सेंध बोलते हैं उसको। दीवार तोड़कर घुस जाते। तो वो हवेली में घुसा, किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफियाँ दिमाग में बिठला कर उतरा था कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये उठाऊँगा। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। बुढ़ापे की नींद मीन्स बुढ़ापे में इतनी गहरी नींद नहीं आती है और वो थोड़ा थोड़ा सोते जागते रहते हैं। नींद कच्ची होती है तो वो आहट से ही खुल गई। कौन? ऐसे माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला, माँ जी ने कहा। चोर ने बताया मैं, और माँ ने कहा पानी पिला। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी कि लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांध रखियो और तरीके से छानियो कि छान कर पानी देना मुझे। चोर घबरा गया।
अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। अब चोर के पास ये चीज़ें थी तो उसे लगा माँ जी पानी में भांग मिला के छान के देने की बात कर रही हैं। पर मैं तो चोर हूँ, मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। उसने डर के मारे ऐसे घबराहट में बोल दिया। हुआ करें, माँ जी ने कहा। प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो। हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। चोर है फिर भी कुछ नहीं कहा और कहा, पानी पिला दे मुझे। आप चोर के हाथ का पी लोगे? कहा न, रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? चोर को ऐसे बोली वो। दादी माँ ने चोर को ऐसे कहा कि तेरे और भगवान के बिना मेरी कोई नहीं सुन रहा। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लोटा तो पर पहरेदार ने धर दबोचा। लोटा मीन्स वापस आया। पहरेदार ने उसे पकड़ लिया। कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर, चाहे खेती। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। अब उसने ये चोरी का धंधा छोड़ दिया और खेती करने लग गया। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा। मुझे डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बूढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, क्योंकि उनको तो लड़की पसंद थी। दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी हो रही। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। आप इसे दोबारा पढ़ेंगे। ये पीडीएफ भेजूंगी मैं, कल भी भेजिए मैंने, उसी में है ये पेज। कल हम शुरू करेंगे पृष्ठ 20 से, तो 19 तक आप अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर इसी में से प्रश्न उत्तर करेंगे और आपसे पूछूंगी मैं। धन्यवाद।